ही का तमाम ये तंबो दीवार है, पैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी के साथ खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आप देखिए ऑन द शो आज कौन सी खबरें, कौन से मुद्दे मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी पुरानी पेंशन योजना से। पुरानी पेंशन पर फंसा नया पेच। क्यों नहीं बढ़ रही गांव वालों की कमाई? स्टार्टअप जगत के लिए नई मुसीबत। छटनी पहले से चल रही थी, अब नई मुसीबत वैल्यूएशन को लेकर है। क्या मुसीबत है, इस पर डिस्कशन करेंगे। अदानी समूह क्यों ला रहा एफपीओ? क्रेडिट सुई को क्यों हुआ इतना बड़ा घाटा? और रूस के तेल कैपिंग पर कहां अटकी बात? कहां तैयारियां हो रही हैं, कितनी बात हो चुकी है, कहां बात अटक गई है, ये सब कुछ आज डिस्कस करेंगे मनी सेंट्रल में। शुरुआत पीएफआरडीए से। पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए उन सभी राज्यों को नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस का पैसा लौटाने से मना कर चुका है जो पुरानी पेंशन योजना लागू कर रहे हैं और पुरानी पेंशन योजना के लिए एनपीएस से का पैसा मांग रहे हैं। पीएफआरडीए ने कहा है कि कानूनी तौर पर एनपीएस का पैसा राज्यों को नहीं लौटाया जा सकता। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब ने अपने यहाँ पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा की है और राजस्थान और पंजाब ने मांग की है कि उनके कर्मचारियों के नई पेंशन में जितना पैसा जमा है, एनपीएस में जितना उनका योगदान है, उस पैसे को उनकी सरकारों को लौटा दिया जाए ताकि पुरानी पेंशन को लागू किया जा सके। सर, क्या तर्क हैं पीएफआरडीए के जिन तर्कों को रखकर वो ये मना कर रहा है कि राज्यों को ये पैसा नहीं लौटाया जा सकता? ये विषय पहले से है शुभम। वित्त मंत्री भी इस बात को स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने वाले राज्यों को जो पैसा पहले से जमा है उनके कर्मचारियों का नई पेंशन स्कीम में, उसे वापस नहीं किया जाएगा। पुरानी पेंशन स्कीम यानी डिफाइंड बेनिफिट की स्कीम है जिसमें सरकार अपने खजाने से इस बात की गारंटी देती है कि रिटायरमेंट के बाद एक इन वेतन के एक सर्टेन प्रतिशत की पेंशन कर्मचारी को मिलेगी। जबकि जो नई पेंशन स्कीम है वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जिसमें कर्मचारी और सरकार मिलकर एक पेंशन फंड में अपना अपना हिस्सा डालते हैं। अब पहली बार अधिकृत रूप से इसके ऊपर भारत के जो पेंशन फंड रेगुलेटर है, नियामक है, उसने अपना फैसला एक किस्म से सुना दिया है और इसलिए ये मामला आज महत्वपूर्ण हो जाता है। राजनीतिक खींचतान केंद्र और राज्यों के बीच चल रही है। चुनाव में बहुत सारे जगह मुद्दा उठ रहा है, पर पीएफआरडीए ने कहा है कि पहले तो इस पुरानी पेंशन नई पेंशन स्कीम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिस प्रावधान के जरिए ये पैसा वापस किया जा सके। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी कर्मचारी इसमें आए थे, ये पेंशन का पैसा उनका है। हालांकि पेंशन फंड रेगुलेटर अथॉरिटी ने ये नहीं कहा है कि ये पैसा वापस कैसे किया जाएगा उनको, वो जो नई पेंशन स्कीम में ज्वाइन कर रहे हैं, नई पेंशन स्कीम से निकलकर पुरानी पेंशन स्कीम का हिस्सा बनने वाले हैं। और शायद इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर रेगुलेटर के साथ एक मैकेनिज्म तय करेंगी कि वो पैसा उन्हें कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। राज्य सरकारों की कोशिश ये थी कि ये सारा पैसा उनको एक मुश्त दे दिया जाए जिसे वो अपने कर्मचारियों को दे सकें। 2 राज्यों ने इसकी मांग भी की थी, लेकिन फिलहाल रेगुलेटर की तरफ से, भारत के पेंशन फंड रेगुलेटर की तरफ से ये बात स्पष्ट हो गई है। सर, तो अगर ये पैसा नहीं मिलता है, मान लीजिए पीएफआरडीए ने मना कर दिया और ये पैसा नहीं मिलता है, क्या राज्य इसके बाद भी पुरानी पेंशन को लागू करेंगे? राज्य सरकारें इस बात पर पूरी तरह मुतमईन है और वो तैयार हैं। कुछ राज्यों में घोषणाएं हो चुकी, कुछ राज्यों में नोटिफिकेशन जाने की बात है। क्योंकि जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो भविष्य में भुगतान की स्कीम है, यानी राज्य सरकारों को जब कर्मचारी रिटायर होंगे तब पैसा देना पड़ेगा। तो तात्कालिक तौर पर इस फंड का इस्तेमाल शायद अपने यहाँ किसी पेंशन फंड बनाने के लिए करना चाहते थे, क्योंकि इसमें तुरंत तो कर्मचारियों को पैसा नहीं देना होगा और जो कर्मचारी पहले रिटायर हो चुके हैं वो या तो एनपीएस का हिस्सा थे और वो पेंशन ले रहे हैं, या वो ओपीएस का हिस्सा थे, पुरानी इससे पहले वाली पेंशन स्कीम का हिस्सा थे, एनपीएस से आने से पहले उनको पेंशन मिल रही है। तो अब यहाँ से व्यवस्था जिस तारीख से ये लागू होगी, जिस कट ऑफ डेट से राज्यों में लागू होगी, उसके बाद जब कर्मचारी रिटायर होगा, वो चाहे 10 साल बाद, 8 साल बाद, तब उसके पेंशन की गणना शुरू होगी और तब भुगतान राज्यों को करना होगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जो देखने वाली होगी कि राज्य सरकारें क्या एज इट इज पुरानी पेंशन फंड के स्कीम के मॉडल को लागू करेंगे या वो भी उसमें कुछ बदलाव करेंगे। क्योंकि जब चर्चाएं चल रही हैं तो कई इस तरीके की चर्चाएं कि राज्य सरकारें भी शायद कोई पेंशन फंड बनाने की कोशिश करेंगी और शायद यही वजह थी कि राज्य सरकारें पैसा मांग रही थी केंद्र सरकार से कि इस पैसे को एक पेंशन फंड में लगा सकें और वहां से वो बेनिफिट दे सके। अभी किसी राज्य सरकार ने अपने यहाँ पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, ये नहीं बताया है। उनके पेंशन भुगतानों के बारे में तो हमें जानकारी है, आरबीआई की भी रिपोर्ट आ चुकी है, सीएजी की रिपोर्ट भी आ चुकी है और जो बता रही है कि राज्य सरकारों के पेंशन भुगतान उनके बजटों का बहुत बड़ा हिस्सा घेरते हैं। चलिए,
अगली खबर की ओर बढ़े उससे पहले एक अपडेट जरूरी है आपको। हम लगातार गेहूं की कीमतों को लेकर डिस्कशन करते रहे। कल हमने आपको बताया कि 2900 रुपए का भाव पहुंच गया है। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकारी स्टॉक से खुले बाजार में अनाज बेचने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं गया है। बुधवार को दिल्ली में गेहूं का भाव 2900 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई पर दर्ज किया गया था। आटे का भाव भी 33 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। सरकार ने पहले कहा था कि गेहूं की कीमतें ज्यादा बढ़ी तो सरकार अपने स्टॉक से खुले बाजार में गेहूं बेचेगी, लेकिन फिलहाल अभी नहीं बेचेगी, ऐसा सरकार ने कहा है। अगली खबर बीएसएनएल से जुड़ी। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल और ब्रॉडबैंड कंपनी बीबीएनएल का विलय जल्द हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो विलय का काम अंतिम दौर में चल रहा है। इस विलय के बाद जो कंपनी बनेगी वह देश की सबसे बड़ी ऑप्टिकल फाइबर कंपनी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक विलय के लिए दोनों कंपनियों की संपत्ति की कीमत का आकलन किया जा रहा है और विलय की प्रक्रिया को जो ऑडिट कर रही है वो ऑडिट फर्म जो है वो डेलॉयट है, उसको चुना गया है। सर, इस मर्जर के बाद बीएसएनएल को क्या फायदा होगा? इस कंपनी के विलय के बाद इस पर कैबिनेट जुलाई में फैसला ले चुकी है और अब धीमे धीमे संपत्तियों के वैल्यूएशन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड जो कि स्पेशल पर्पस व्हीकल है और भारत संचार निगम जो कि एक टेलीकॉम ऑपरेटर है भारत की सरकारी क्षेत्र में, हालांकि बाजार में काफ़ी पीछे है, इससे भारत संचार निगम को एक मोबाइल सर्विस कंपनी या एक एक लैंडलाइन सर्विस कंपनी से ब्रॉडबैंड सर्विस कंपनी की तरफ बढ़ने में मदद मिलेगी। और इससे दो बड़ी चीज़ें होने की संभावना है अगर ये विलय वास्तविकता में आता है और सामने आता है। पहली चीज़ तो ये कि बीएसएनएल के पास अभी कोई एसेट्स नहीं है जिन्हें वो मोनेटाइज कर सके, जबकि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क के पास लिमिटेड के पास देश में डार्क फाइबर का काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। ये नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है और ये चूंकि सरकार ने नया भारत नेट प्रोजेक्ट 2014 में घोषित किया था, जिसकी घोषणा शायद 2020 में प्रधानमंत्री ने अपने इंडिपेंडेंस डे वाली स्पीच में भी कहा था कि अगले 1000 दिनों में देश के हर गांव में ब्रॉडबैंड नेटवर्क पहुंच जाएगा। जो अपडेट हमारे पास है उस हिसाब से भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का 6,03,000 किलोमीटर का OFC नेटवर्क बना हुआ है, ऑप्टिक फाइबर का नेटवर्क तैयार है और 1,94,000 ग्राम पंचायत इससे जुड़े हुए हैं, ऐसा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क की वेबसाइट से हमको पता चलता है। इस विलय के बाद भारत संचार निगम के पुनर्गठन की या उसके विनिवेश की प्रक्रिया थोड़ी आसान हो सकेगी, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क के पास बड़ी एसेट्स हैं फाइबर की, और डार्क फाइबर या ब्रॉडबैंड के नेटवर्क सिर्फ आम उपभोक्ताओं के इस्तेमाल की ही नहीं है। देश में 5G के विस्तार के साथ टेलीकॉम कंपनियों को भी अपनी बैकबोन बनाने के लिए कई तरह से फाइबर नेटवर्क को लीज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से भारत संचार निगम को ब्रॉडबैंड के मार्केट में तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और दूसरा, इन संपत्तियों के जरिए उनका विनिवेश भी किया जा सकेगा, ऐसा माना जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती महंगाई और घटती मांग की वजह से दैनिक दिहाड़ी में लगातार 10वें महीने नेगेटिव ग्रोथ दर्ज की गई है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी की रिपोर्ट के मुताबिक बीते सितंबर के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रियल रूरल वेज ग्रोथ नेगेटिव 2.4% दर्ज की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान गांव में जितनी नौकरियां गई थीं उतनी अभी तक वापस नहीं लौटी हैं। कोरोना से पहले के दौर से अगर तुलना करें तो अभी 83 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास कम रोजगार है। सर, रूरल वेज ग्रोथ के आंकड़े क्या बताते हैं? 3 महत्वपूर्ण तथ्य कोटक की इस रिपोर्ट से और अन्य कई सारे आंकलनों से निकलते हैं और हम लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में घटती मांग पर चर्चा करते रहे हैं और उस मांग की पुष्टि करते हैं ये आंकड़े रूरल एरिया में बेकारी बढ़ने के और वेज ग्रोथ यानी आय बढ़ने में गिरावट के। पहले हम आंकड़े करीब से देखते हैं। जो आंकड़े पता चल रहे हैं उस हिसाब से अक्टूबर-नवंबर 2021 में आखिरी बार ग्रामीण इलाकों में मजदूरी में औसत बढ़ोतरी दिखाई दी थी। वो बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, 1% से 1.3% के आसपास थी। इसके बाद दिसंबर से लेकर सितंबर तक, यानी पिछले साल दिसंबर से लेकर इस सितंबर तक ग्रोथ नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है कि अलग अलग महीनों में ये ग्रोथ 0.2% माइनस से लेकर 1.7% माइनस तक है और इस सितंबर में आकर ये न्यूनतम हो गई है। और ये भारत के पूरे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली सबसे चिंताजनक खबर है, जो शायद सरकार की भी निगाह में होगी और आने वाले बजट में इस पर ध्यान दिया जाएगा। इस गिरावट में ये जो गिरावट है और इसके साथ अगर महंगाई में बढ़ोतरी को देख लिया जाए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में भी महंगाई की दर 7% के आसपास लगातार बनी हुई है, तो रूरल सेक्टर में जो डिस्ट्रेस है उसकी तस्वीर साफ हो जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू इसमें ये कि हम लगातार पिछले 1 साल से ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की दर, जो CMI आंकड़ा लेकर आती है मासिक रूप से, वो 8%, 7 से 8% के बीच देख रहे हैं, जबकि कोविड से पहले ग्रामीण इलाकों में बेकारी की दर 2 से 2.5-3% के आसपास थी। वो बेकारी की दर बड़ी बनी हुई है। ये दूसरा आंकड़ा है। तीसरा आंकड़ा हम जो FMCG कंपनियां हैं
उनकी डिमांड में, रूरल एरिया से डिमांड में लगातार गिरावट आ रही। कई सारी कंपनियों को तो नेगेटिव ग्रोथ डिमांड में देखनी पड़ रही है। जो आंकड़े सरकार देती है और अलग अलग एजेंसी से आंकड़े आते हैं, जून के क्वार्टर में रूरल एरिया में स्पेंडिंग करीब 12% गिरी थी और सितंबर के क्वार्टर में ये स्पेंडिंग करीब 34% कम हुई है। ऐसे अलग अलग आंकड़े में पता चलते हैं। सर, बढ़ क्यों नहीं रही है वेज ग्रोथ? अगर आप देखें, अगर रिकवरी देखें तो शहरों में पूरी रिकवरी दिख रही है। गांव में फसलों के अच्छे एमएसपी भी मिले, रेट अच्छे मिले, एमएसपी से ऊपर लोगों का गेहूं बिका किसानों का, फिर ये जो आय है ये बढ़ क्यों नहीं पा रही है? दो बड़ी चीज़ें दिख रही हैं इसमें। रूरल एरिया का लेबर मार्केट कोविड के बाद बुरी तरह बिगड़ गया। ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों से वापस गए प्रवासी श्रमिकों की आपूर्ति बहुत तेज़ी से बढ़ी और उस वजह से रूरल एरिया में आमतौर पर श्रमिक ज़्यादा दिखाई देने लगे, काम कम हो गया। एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में वेज ग्रोथ नहीं बढ़ी। दूसरा, ग्रामीण इलाकों की जो वेज ग्रोथ है, मजदूरी दर है, वो हमेशा शहर की मजदूरी दर से कंपटीशन में रहती है। अगर शहरों में लेबर को ज़्यादा मजदूरी मिलेगी तो उसका फ़ायदा गांव में भी, रूरल एरिया में भी मजदूरी के दर बढ़ने में दिखाई देता है। क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था में भी बेकारी की दर लगभग वैसी है, 7.5-8% के आसपास है। जो प्रमुख गतिविधियाँ गाँव और शहर के बीच सीजनल लेबर को सपोर्ट करती थी, जैसे कंस्ट्रक्शन, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें हमने कोई बड़ी ग्रोथ पिछले 6-8 महीनों में नहीं देखी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी वहीं हैं जहां है। सड़कों का निर्माण सरकार खुद मानती है कि धीमा पड़ गया कई सारी वजहों की उससे। तो शहरी इलाकों में भी ना तो लेबर की मांग में कोई बड़ी बढ़ोतरी हुई है और ना वेतन में यहाँ ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि कोविड के दौरान भारत के बाजार में चरम स्तर का बेकारी विस्फोट हुआ था और बहुत बड़ी संख्या में स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड लेबर बेकार हुए थे। तो उन्होंने पूरे लेबर मार्केट में वेज की ग्रोथ कम कर दी है और इसकी वजह हमें ग्रामीण इलाकों में दिख रही है। बात सही है कि लंबे समय बाद हमने रूरल एरिया में अनाजों की कीमत बढ़ते देखी, जो लगभग 5-6 साल पहले तक डिफ्लेशन में दिखाई देती थी, उसमें बढ़ोतरी देखी। लेकिन उसके बाद भी ये जो आंकड़े बताते हैं शुभम, ये दोनों क्रॉप सीजन के आंकड़े हैं। हमने रबी क्रॉप सीजन का भी आंकड़ा इसमें देख लिया, रूरल वेज ग्रोथ का, और खरीफ क्रॉप सीजन का आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है। इन दोनों क्रॉपिंग सीजन में भी ग्रामीण इलाकों में मजदूरी की दर नहीं बढ़ रही और ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कंपनियों के मार्जिन्स क्यों गिर रहे हैं, कंपनियों के मुनाफों में क्यों कमी आ रही है, कंपनियां आगे निवेश करने में क्यों हिचकेंगी। इस बीच महंगाई की बढ़ोतरी तो सामने है ही, दिख ही रही है। बिल्कुल। एडटेक स्टार्टअप बायजूस के बड़े निवेशक प्रोसेस ने कंपनी में अपने 9.67% निवेश का वैल्यूएशन $57.8 करोड़ आका है। इस लिहाज से बायजूस की कुल वैल्यूएशन करीब $6 अरब बैठती है। हालांकि इंडस्ट्री के जानकार बायजूस की $6 अरब की वैल्यूएशन को भी ज़्यादा बता रहे हैं। बीते अक्टूबर के दौरान बायजूस ने $22 अरब के वैल्यूएशन पर पूंजी जुटाई थी। सोचिए कहाँ 6 चौक 24, लगभग 1/4 वैल्यूएशन आंक रहा है अगर प्रोसेस का, और सबसे बड़ा निवेशक है उसके हिसाब से। सर, ये फैसला प्रोसेस का कैसे पूरे स्टार्टअप जगत के लिए, एक तो छटनी चल रही थी, मुनाफे घट रहे थे, अब ये नई मुसीबत। बड़े निवेशक भारत के स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन पर गहरे सवाल उठा रहे हैं। प्रोसेस का ये फैसला ये बताता है कि दो तरह से इसको हम समझ सकते हैं। पहला तो ये कि एडटेक सेक्टर और फिनटेक सेक्टर, जो पिछले 2 साल की सबसे बड़ी कहानियां थी और बायजूस जिसको लीड कर रही थी, उसके वैल्यूएशन में इतनी तेज गिरावट आई, जैसा आपको बताया शुभम ने, कि $22 बिलियन से $6 बिलियन के आसपास आ गया। और ये वैल्यूएशन जब सबसे बड़े निवेशक मान रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका सीधा असर बाकी भी अन्य एजुकेशन टेक्नोलॉजी या ऑनलाइन एजुकेशन देने वाली कंपनियों पर पड़ेगा। और जब भारत की सबसे बड़ी या फ्लैग बेरर कंपनी का वैल्यूएशन इतना कम हो सकता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बाकी कंपनियों के वैल्यूएशन की स्थिति क्या होगी। वैल्यूएशन गिरने से होता क्या है, स्टार्टअप्स को मिलने वाली फंडिंग रुकती है, उनकी ज़रूरतें रुकती हैं और उन पर इस बात के लिए दबाव बनता है कि वो अपने कामकाज को सुचारू करें। और इसलिए हमने देखा कि बायजूस ने अपने रिजल्ट्स तमाम दबाव के बाद, लानत बनामत के बाद, अपने जब रिजल्ट्स घोषित किए तो रिजल्ट घोषित करने के तत्काल बाद छटनी शुरू कर दी और छटनी निकालना शुरू कर दिया। तो ये पहला तो एडटेक क्षेत्र के लिए संकेत है जहां पर कई कंपनियां आई थी। दूसरा, ओवरऑल पूरे स्टार्टअप स्पेस में सबसे बड़ी फ्रंट एंड कंपनियों के वैल्यूएशन में अगर इतनी तेज गिरावट आ रही है तो फिर आपको आने वाले समय में भारत में यूनिकॉर्न बनते नहीं दिखेंगे, यूनिकॉर्न कम होते दिखेंगे। क्योंकि अब अगले 6 महीने में भारत में आपको लगातार उन खबरों से जूझना पड़ेगा जहां यूनिकॉर्न बन नहीं रहे थे, बल्कि कई सारे स्टार्टअप यूनिकॉर्न का स्टेटस खो देंगे और ये परिस्थिति उस तरफ इशारा करती है। अदानी समूह की कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ लाने जा रही है। एफपीओ क्या होता है कि आईपीओ से पैसा जुटाए, उसके बाद आप फिर आईपीओ के बाद आईपीओ लाए तो उसको एफपीओ कहते हैं।
इसके जरिए कंपनी की योजना रिटेल और संस्थागत निवेशकों से 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की है। कंपनी के बोर्ड की शुक्रवार को बैठक होने जा रही है और उस बैठक में एफपीओ पर फैसला हो सकता है। मंगलवार को ही कंपनी की तरफ से एफपीओ के जरिए पैसा जुटाने की जानकारी दी गई थी। रिपोर्ट्स की माने तो एफपीओ से पैसा जुटाने के लिए अदानी एंटरप्राइजेज ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और जेफरीज के साथ करार किया। सर, क्यों ला रहा है अदानी समूह ये एफपीओ? अडानी समूह के एफपीओ लाने की वजह काफ़ी दिलचस्प है। जो चर्चाएं हैं, अडानी के बोर्ड की बैठक कल होगी और उसमें पता चलेगा कि अडानी समूह का एफपीओ के पर प्रस्ताव पर फैसला लिया जाएगा। संकेत इस बात के हैं कि शायद अडानी एंटरप्राइज अपना एक और पब्लिक इशू लेकर आएगा जो करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास की कैपिटल जुटाने के लिए हो सकता है। ऐसी चर्चा बाजार में है। अडानी ने पिछले 2 साल में 3 साल में बड़े पैमाने पर कर्ज लिया है अपनी सारी योजनाओं के लिए और उस पर लगातार चर्चा है कि भारत की सबसे ज़्यादा लेवरेज्ड कंपनियों में अडानी समूह है। अडानी समूह ने पिछले 2 साल में लगभग सारे क्षेत्रों में अपने आप को विस्तृत कर लिया है, चाहे वो सीमेंट हो, लॉजिस्टिक्स में वो पहले से ही थे, फूड प्रोडक्ट्स में, रिटेल में आने की तैयारी कर रहे हैं, पावर में मौजूद हैं, एविएशन में मौजूद है। तो अडानी समूह देखते देखते भारत का सबसे बड़ा कांग्लोमरेट बन गया है, जहाँ इक्विटी बहुत कम है और डेट बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी का पूरा बैलेंस डेट और इक्विटी का बिगड़ा हुआ है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि बैंकर्स ने और कंपनी के को जो लेंड करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने अडानी समूह को डीलेवरेज करने के लिए अपना कर्ज कुछ कम करने का प्रस्ताव दिया है। अडानी समूह अगर ये आईपीओ कल मंजूर होता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 20,000 करोड़ का एफपीओ होगा और ये बाजार का दूसरा सबसे बड़ा एफपीओ माना जा रहा है अभी तक है, जो अगर ये एफपीओ आता है तो इससे अडानी समूह को अपने कर्ज कम करने में मदद मिलेगी। सर, बाजार में किस तरीके की उथल पुथल मच सकती है इस एफपीओ के बाद? बाजार में उथल पुथल की दृष्टि से एक तो अडानी समूह के शेयरों को लेकर और उसमें निवेश करने को लेकर लोगों में उत्साह रहता है और एक बड़ी कंपनी का सबसे बड़ा समूह है और इसके स्टॉक्स ने पिछले 3-4 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो आईपीओ बाजार किसी बड़े आईपीओ की उम्मीद में तैयारी में है। टाइमिंग का इशू अडानी समूह के लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि भारतीय शेयर बाजार को लेकर जो संकेत मिल रहे हैं अगले साल के, वो थोड़े मिले जुले हैं। बाजार में गिरावट की संभावना दिखाई दे रही है। आईपीओ मार्केट्स में भी उतना उत्साह नहीं है पिछले दिनों के बाद, लेकिन अडानी समूह की साख के आधार पर निवेश की संभावनाएं बन सकती हैं। दूसरा भी ग्रुप अंबानी समूह भी, हम इस पर कल चर्चा कर चुके हैं कि वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है। तो हो सकता है अगले छमाही में आपको भारत में दोनों बड़े घराने बाजार में अपने आईपीओ लेकर आते दिखाई दें, पर अडानी के आईपीओ में निवेश करने का मौका शायद निवेशकों को फिर से मिलेगा। एफपीओ में निवेश करने का मौका दोबारा मिलेगा। बिल्कुल। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को लेकर नवंबर में हुई बैठक के दौरान इस बात को लेकर चर्चा की है कि भविष्य में ब्याज दरों में होने वाली बढ़ोतरी पहले के मुकाबले छोटी रखी जाए। बुधवार रात को फेडरल रिजर्व की तरफ से नवंबर की बैठक पर हुई चर्चा के मुख्य अंश जारी किए गए, जिनमें ये जानकारी मिली कि नवंबर की बैठक में अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी और अब संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर की बैठक में फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में होने वाली बढ़ोतरी 50 बेसिस पॉइंट तक सीमित रह सकती है। सर, और मिनट्स में क्या खास था? यूएस फेड की कमेटी की मीटिंग में काफ़ी दुविधा और काफ़ी मिनट्स में काफ़ी खींचतान दिखती है, जो अलग अलग तरीके के कमेंट्स उसमें आए। एक बड़ा हिस्सा एफओएमसी का यह मान रहा है कि महंगाई अभी मौजूद है और ब्याज दरों में बढ़ोतरी को तो बंद करने का कोई संभावना नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि मंदी को छू कर निकला जा सकता है, मंदी को आने से रोका जा सकता है अगर बहुत एग्रेसिव ढंग से, बहुत आक्रामक ढंग से ब्याज दरों में बढ़ोतरी न की जाए। बाजार ने अपने मतलब की खबर उसमें से निकाल ली है क्योंकि शेयर बाजार इस खबर की प्रतीक्षा कर रहा था कि एफएमसी के मिनट से उसे ये संकेत मिले कि ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी नहीं होगी। हालांकि अगर आप मिनट्स को ध्यान से पढ़ें तो मिनट्स के भीतर एक मजबूत हॉकिश टोन दिखाई देती है महंगाई को लेकर। ये माना जा रहा है कि इन्फ्लेशन में थोड़ी गिरावट, हल्की कमी दिखाई दी है, लेकिन अभी 2023 में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कुछ और दौर आएंगे। अब यहाँ से जो दूसरी बहस शुरू होगी बैठक के बाद ये पता चलेगा कि किस लेवल पे जाकर अमेरिका में ब्याज दरें लैंड करती हैं, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में तो फेडरल रिजर्व इनकार कर चुका है। तो ये ब्याज दरें 5%, 5.25% कहाँ जाकर अमेरिका में ब्याज दरें तय होती हैं लंबे समय में, उसके आधार पर आगे के रुख बनेंगे। लेकिन अब यहाँ से फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले कई सारे महत्वपूर्ण आंकड़े जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बारे में आएंगे, चाहे वो इन्फ्लेशन के हों या डिमांड के हों, उन्हें और ज़्यादा करीब से पढ़ा जाएगा। फेडरल रिजर्व की बैठक पर काफ़ी कुछ दारोमदार होगा इस साल के अंत से लेकर अगले 6 महीने तक दुनिया के बाजारों का।
स्विट्जरलैंड के दूसरे बड़े बैंक क्रेडिट सुई ने कहा है कि उसके यहाँ बड़े निवेशक के बाहर होने से बैंक का घाटा बढ़ सकता है। दिसंबर तिमाही के दौरान बैंक ने 1.6 अरब डॉलर के घाटे का अनुमान लगाया है। क्रेडिट सुई को लंबे समय से घाटे का सामना करना पड़ रहा है और बैंक ने पिछले महीने ही बड़े स्तर पर ओवरहॉलिंग की घोषणा की। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि बैंक की तरफ से दिसंबर तिमाही के दौरान 9,000 लोगों को नौकरी से हटाया जाएगा। सर, इतने बड़े घाटे कैसे हो गए? क्रेडिट सुई लगातार मुश्किल में है 2008 के बाद से। और क्रेडिट सुई अपने एक किस्म से यूरोप के फिनेंशियल वर्ल्ड में और अमेरिका के फिनेंशियल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एक बैंक का विघटन या बैंक का ढहना भी है, और कहीं ना कहीं कुछ घोटाले और कुछ स्कैम्स भी इसमें दिखाई देते हैं। क्रेडिट सुइस ने 2008 के बाद समस्याओं में फंसना शुरू हो गया था। कंपनी के निवेश की वैल्यूएशन की कीमत लगातार घट रही थी, लेकिन जो ताजी क्राइसिस आई है, जिस घाटे का जिक्र भी शुभम ने आपके सामने किया, 1.6 अरब डॉलर के घाटे का, ये समस्या दरअसल 2021 में शुरू हुई थी, जब क्रेडिट सुइस ने 2018 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद उभरने की कोशिश में कंपनी थी जिसका नाम था ग्रीनसिल कैपिटल। इसमें अपने निवेशकों को और अपने यहाँ फंड रखने वालों को निवेश के लिए कहा था। करीब 10 बिलियन डॉलर का निवेश करने के लिए ग्रीनसिल कैपिटल में कहा गया था और उसमें फंड ट्रांसफ़र किए गए थे। ये भी एक किस्म की कर्ज देने वाली कंपनी थी जो सप्लायर्स और क्लाइंट्स के बीच में क्रेडिट के फ्लो को मैनेज करती थी, क्रेडिट मांगने वालों के बीच में और कर्ज देने वालों के बीच में। ये कंपनी ठीक ढंग से चल नहीं सकी और इस कंपनी ने, जैसा हम रिकॉर्ड देख पा रहे हैं, ये सॉल्वेंट नहीं रही और मार्च 2021 में कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल कर दी। और ये वो मोमेंट था 2021 का मार्च का, जहां से क्रेडिट सुइस के पूरे स्टॉक में, हालांकि क्रेडिट सुइस का स्टॉक 2018 से लगातार गिर रहा है अगर आप उसका चार्ट देखें तो क्रेडिट सुइस में, लेकिन इस मोमेंट के बाद फिर क्रेडिट सुइस में संकट काफ़ी गहरा होना शुरू हो गया। इसके बाद एक और हेज फंड था जिसका नाम था आर्कियोस हेज फंड, ये भी कोलैप्स किया। इसमें बताते हैं कि क्रेडिट सुइस को करीब 5.5 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ इस हेज फंड के साथ, और यहाँ से फिर अब क्रेडिट सुइस में समस्याएं बढ़ती चली गई हैं। अब इस स्थिति में है कि सारे बड़े निवेशक, क्रेडिट सुइस में काफ़ी बड़े फंड लगाने वाले लोग हैं, बैंक ने माना है कि वो छोड़कर निकल रहे हैं, उन्होंने बैंक में निवेश करना बंद कर दिया है और इसका असर में बैंक के घाटे के तौर पर दिखाई दे रहा है। एक और आखिरी बात जहां से क्रेडिट सुइस का संकट और गहरा सकता है और क्रेडिट सुइस के डूबने की या क्रेडिट सुइस के विघटन की संभावनाएं, आशंकाएं सामने दिख रही हैं, वो क्रेडिट सुइस के क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप हैं जिन पर अब रेट 14 साल के हाईएस्ट लेवल पर है। क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप उस तरीके के उपकरण होते हैं जिसमें कि अगर कोई बैंक या कंपनी डूबने की संभावना में होती है तो उसके स्वैप पर इंटरेस्ट रेट या रेंज ज़्यादा होता है। तो अभी जो ताज़ा आंकड़ा देख रहे थे उसके कारण इसका स्प्रेड है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप पे, वो 14 साल के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है और इससे डिफ़ॉल्ट के खतरे और संकट इसमें दिख रहा है और उसके साथ अब कंपनी ने छंटनी भी शुरू कर दी है। अब खबर रूस से। रूसी कच्चे तेल के जिस भाव पर G7 देश कैपिंग लगाने की योजना बना रहे हैं वह भाव लगभग फाइनल होता नजर आ रहा है। यूरोपियन यूनियन के एक राजनयिक ने कहा है कि G7 देश रूसी तेल के भाव पर 65 से 70 डॉलर प्रति बैरल की कैपिंग लगा सकते हैं। दिसंबर की शुरुआत से G7 देशों ने रूसी तेल के भाव पर कैपिंग का फैसला किया है। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो कैपिंग के भाव को लेकर यूरोपियन यूनियन के कई देशों में सहमति नहीं बन पाई। सर, ये जो रेट डिसाइड सामने आया, अभी इस पर सहमति नहीं बनी है भले ही, लेकिन 65 से 70 डॉलर पहला रेट टॉस किया गया। ये डिसाइड कैसे किया गया और इससे रूस को फायदा होगा या नुकसान? अनौपचारिक रूप से ये अलग अलग जगह से चर्चा में है और अमेरिका की तरफ से इस बात के संकेत भी दिए गए हैं। अगर आप इसे समझें, अभी इसकी पूरी गणित सामने नहीं आई, पर अगर इस रेट को 65 से 70 डॉलर पर बैरल के रेट को देखें तो ये शायद जो ब्रेंट का बेंचमार्क है उसके डिस्काउंट के हिसाब से इसे कैलकुलेट किया गया है, ना कि रशिया के पेट्रोल के कच्चे तेल के उत्पादन की लागत के आधार पर। कैपिंग का दो मुख्य मकसद थे, जहां से समझें तो हम इस पूरी बहस को पकड़ सकते हैं। इस कैपिंग के दो मकसद थे कि बाजार में रूस का कच्चा तेल आता भी रहे, लेकिन रूस को उस कच्चे तेल से इतनी कीमत भी ना मिले कि वो उसे युद्ध लड़ने के लिए साजो सामान जुटाने की और युद्ध की पूरी जो फाइनेंसिंग है उसके लिए पैसा भी, संसाधन भी मिलता रहे। तो जो पहला रेट कैपिंग का आया है सामने वो 65 से 70 डॉलर का है। ये मौजूदा स्थिति में जो ब्रेंट का बेंचमार्क प्राइस है उससे करीब 20 डॉलर के आसपास नीचे
आपको दिखाई दे रहा है। $90 के आसपास 85 से 95 के बीच ब्रेंट मूव कर रहा है, उससे ही नीचे माना गया है। अब ये वो प्रस्ताव है जिस प्रस्ताव पर आगे बहस शुरू होगी और इसी पर यूरोप के देशों को काफ़ी असहमति है, क्योंकि ये ब्रेंट से डिस्काउंट पर तो है, पर रूस के लिए इस रेट पर तेल सप्लाई करते रहने में उसे कोई असुविधा नहीं होने वाली है। सर दूसरा सवाल ये कि अब चलिए एक रेट आया, कम होगा बढ़ेगा, डिस्कशन शुरू हुआ, कहीं ना कहीं ये आएगा। यूरोप के देश इस पे सहमति बनाते क्यों नहीं दिख रहे, एकजुट होते क्यों नहीं दिख रहे? यूरोप के देश दो हिस्सों में हैं। एक वो हैं जो रूस के खतरे से या रूस की आक्रामकता से, पुतिन की आक्रामकता से सबसे ज़्यादा प्रभावित और डरे हुए हैं, जैसे पोलैंड है और बाकी देश है। उनका मानना है कि इस कैपिंग का कोई मतलब नहीं है, कैपिंग काम नहीं करेगी, क्योंकि रूस तो इससे सस्ता तेल वैसे ही दुनिया में बेच रहा है जिस रेट पर ये कैपिंग की जा रही है। रूस की लागत आती है करीब $20 से $30 पर बैरल के उत्पादन की दुनिया में सबसे सस्ता कच्चा तेल रूस निकालता है, यूराल ग्रेड का क्रूड, और वो क्रूड आज भी बाजार में ब्रेंट से 20% डिस्काउंट पर पहले ही बिक रहा है। तो उनका ये कहना है कि जो बाजार में रूस का तेल है वो अगर ब्रेंट की कीमत $95 है तो $60-70 में तो वैसे ही वो बाजार में उपलब्ध है। तो इससे ये कैपिंग नहीं है, ये रूस को किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। रूस को जितना फायदा तेल से मिलना है वो उसे मिलता रहेगा, और इसलिए रूस का जो तेल का निर्यात है जिस पर अभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है वो पिछले 1 साल में युद्ध के बावजूद, पिछले 6 महीनों में युद्ध के बावजूद रिकॉर्ड स्तर से बढ़ा है। तो एक तो वो लोग हैं जिनका कहना यह है कि रूस इस तेल की कीमत कम से कम $30 कैपिंग की कीमत $30 के आसपास तय की जाए, जिससे कि $10-12 से ज़्यादा फायदा प्रति बैरल रूस को ना हो, तब रूस की अर्थव्यवस्था पर इस पूरे मुहिम का असर पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि जो बाकी शिपिंग करने वाली शिपिंग लाइंस कंट्रीज़ हैं, ग्रीस, माल्टा और बाकी देश हैं, उनका कहना यह है कि उनकी शिपिंग कंपनियों के लिए इतना सस्ता क्रूड कैरी करना लॉस मेकिंग प्रोसेस होगा तो उनके जो नुकसान होंगे, अगर ये बहुत सस्ता किया जाता है तो उनके नुकसानों की भरपाई कौन करेगा, क्योंकि उनकी कॉस्ट रिकवर नहीं होगी। यूरोपियन यूनियन आमतौर पर ऐसे प्रस्ताव लेकर आता है, फिर वहाँ लंबी बहस होती है। हमने भी गैस की प्राइसिंग को लेकर भी पिछले 1 महीने से यूरोपीय समुदाय में काफ़ी बहस देखी थी। संभावना इस बात की लग रही है कि शायद कैपिंग की प्राइस और नीचे लाई जाएगी, जैसा कि दबाव यूरोपीय यूनियन के देशों का है और रूस को रोकने के लिए और रूस को वास्तविक रूप से इस कैपिंग से प्रभावित करने के लिए। सर अब तीसरा सवाल ये कि मान लीजिए कि कैपिंग आ गई और रेट भी ऐसा आ गया कि जिससे कि रूस को फायदा ना हो, रूस के पास क्या ऐसी रणनीति, क्या ऐसे माध्यम, क्या ऐसे रास्ते हो सकते हैं जिससे वो इस कैपिंग से बच निकले और तेल की सप्लाई करता रहे? 2 ही रास्ते हैं। एक तो चीज़ है कि रूस ने पहले ये कहा है कि वो उन देशों को तेल की सप्लाई नहीं करेगा, आपूर्ति नहीं करेगा जो इस कैपिंग के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। तो सबसे पहले तो दुनिया में डेमोक्रेटिकली 2 हिस्सों में बंटवारा स्पष्ट रूप से दिखने वाला है। अभी तक जो प्रतिबंध चल रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे आपको दुनिया में कूटनीतिक रूप से पता चलेगा स्पष्ट रूप से कि रूस के साथ, रूस के युद्ध के साथ, रूस के व्लादिमीर पुतिन के साथ कौन खुलकर खड़ा है और कौन इसके अगेंस्ट है। तो इस अभी तक जो प्रतिबंध थे वो मुख्यतः यूरोप के माध्यम से लगाए जा रहे थे और यूरोप और रूस के व्यापार पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रहे थे। बाकी जो चीज़ें थी, तेल या गैस, वो प्रतिबंध के दायरे से बाहर थे और एशिया के देशों के पास आ रहे थे। तो पहली चीज़ तो ये कि रूस ने अगर कहा है कि वो ये कहा है कि जो देश उसको समर्थन देते हैं, इस कैपिंग को समर्थन देते हैं, उनको तेल आपूर्ति नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो इसका एक बड़ा असर उन देशों पर पड़ेगा जिन्होंने यूरोप से के इतर एशिया, भारत और चीन जैसे देश जिन्होंने तेल पिछले 6 महीनों में काफ़ी आयात किया है। क्या वो खुलकर सामने आएंगे या वो इस पूरी व्यवस्था से तटस्थ रहेंगे, ये हमें देखना होगा। दूसरी चीज़ ये कि रूस के पास एक और विकल्प है। रूस के पास जिस विकल्प पर काफ़ी दिलचस्प ढंग से दुनिया के तेल बाजारों में चर्चा हो रही, वो ये कि क्या रूस के पास अपना टैंकर फ्लीट है, क्या अपना इतना बड़ा शिप फ्लीट रूस बना सकता है जिससे कि वो यूरोपियन कंपनियां, यूरोपियन शिपिंग कंपनियां जो आमतौर पर G7 देशों में काम करती हैं, चाहे वो पश्चिमी यूरोप के देश हों या अमेरिका के देश हों, उन्हें बाईपास करके अपने टैंकर फ्लीट से दुनिया के बाजारों को तेल की आपूर्ति करना शुरू कर दे। जिस तरीके की कोशिश अभी हाल में चीन के साथ की गई है और नॉर्थ सी रूट से एक टैंकर चीन को भेजा गया है, जिस पर हम इस बार किस्सों के सिक्के में आपको उसका किस्सा सुनाएंगे जिस रूट से वो भेजा गया है। तो अब इसके लिए जो ऑयल टैंकर्स हैं, अभी जो मौजूदा फ्लीट का आंकड़ा मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस समय रूस को अगर ऐसी स्थिति में कि उसे इसके बाद भी तेल की आपूर्ति बनाए रखनी है और उन देशों को तेल देना है जो कैपिंग की प्रक्रिया से सहमत नहीं होते या इससे बाहर रहते हैं, तो उसे कम से कम 157 एफ्रामैक्स टैंकर्स की ज़रूरत होगी, 65 स्वेजमैक्स टैंकर की ज़रूरत होगी, 18 VLCC वेसल्स की ज़रूरत होगी। इसमें करीब 60 के आसपास जो टैंकर्स हैं, जो तेल ले जाने वाले टैंकर्स हैं, वो रूसी कंपनियों के पास हैं।
70 जो है वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, इसलिए उनको लंबे समय तक चलाया नहीं जा सकता। अब रूस के पास अभी टैंकर्स का फ्लीट इतना बड़ा नहीं है कि वो अब इस कैपिंग को बाईपास करके दुनिया के देशों को तेल का निर्यात कर सके या तेल पहुंचा सके। तो यहाँ फिर यूरोपियन कंपनियाँ या यूरोपियन कैप लगाने के बाद यूरोपियन बीमा कंपनियों की, शिपिंग कंपनियों की का असर दिखाई देगा। लेकिन ये एक किस्म की जद्दोजहद है जो दिसंबर में सुर्खियों में रहेगी। बिल्कुल सर। इस बीच अगर क्रूड का भाव देखें तो $84 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ नए अनुमान, नए आकलन क्या हैं? क्रूड के भाव में गिरावट हमने दो वजहों से देखी। एक तो चीन पर हमने लगातार चीन में कोविड का वापस आना चिंता का विषय बना हुआ है, और चीन की अर्थव्यवस्था अगर और गहरी मंदी में धंसती है तो कच्चे तेल की डिमांड पर असर रहेगा। दूसरा, अमेरिका से स्टॉक्स के आंकड़े आए जो कि आमतौर पर आते हैं और बाजार सेंसिटिवली उन पर रिएक्ट करता है। तो अमेरिका में जो रणनीतिक भंडार हैं कच्चे तेल के, उनमें बढ़ोतरी हुई है, उसका असर हमें दिखाई दिया है। ओपेक देश इस पूरी जद्दोजहद को करीब से देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। रूस की आपूर्ति के आधार पर ही बाजार में कच्चे तेल की अब अगली दिशा तय होगी। कैपिंग के बाद रूस किस तरह से पोजीशन लेता है, रूस बाजार में तेल कैसे भेजता है, कितने देश दुनिया में इसमें शामिल होते हैं, ये सब चीज़ें भी बिल्कुल ओपन खुली किताब की तरह सामने हैं। अगले 15-20 दिनों में, 25 दिनों में इसमें कुछ में स्पष्टता आएगी, और तब वहाँ से हम मीडियम टर्म के लिए कच्चे तेल की कीमतों का एक रुख देख पाएंगे। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल, सारी खबरें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। अब चलते चलते आप देखिए मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट है टेलीकॉम बाजार पर। दरअसल गांव में केवल टू व्हीलर नहीं बिक रहे। ऐसा नहीं है कि गांव से गोल्ड की डिमांड कम है, गांव में मोबाइल फोन धारक भी गिरने लगे हैं। क्या वजह है, टेलीकॉम बाजार का क्या हाल है, नब्ज पकड़ रही है मनी 9 की ये स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार। गांवों में मोबाइल फोन यूजर्स घटने लगे हैं। ये ट्रेंड ठीक वैसा ही है जैसा टू व्हीलर्स और एफएमसीजी उत्पादों की बिक्री में नजर आया है। लंबे समय से इनकी बिक्री भी गांवों में बढ़ नहीं रही। बढ़ती महंगाई और घटती मांग ने हर सेक्टर पर चोट पहुंचाई है। ट्राई ने हाल ही में देश के मोबाइल ग्राहकों के आंकड़े जारी किए, और ये आंकड़े बताते हैं कि देश के गांवों में एक महीने के अंदर मोबाइल फोन यूजर्स की संख्या में 37 लाख से ज्यादा की गिरावट आई है। अगस्त के अंत तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 52 करोड़ 20 लाख से ज्यादा मोबाइल ग्राहक हुआ करते थे, जो सितंबर अंत में घटकर 51.83 करोड़ रह गए हैं। इसके विपरीत अगर शहरी इलाकों में देखें तो वहां पर मोबाइल यूजर्स की संख्या घटने की बजाय हल्की बढ़ी है। सितंबर अंत तक देश के शहरी इलाकों में 62.71 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर्स दर्ज किए गए हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने पिछले साल नवंबर में मोबाइल टैरिफ की दरों में 20 से 25% की बढ़ोतरी की थी। तभी ऐसा लगने लगा था कि एक से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन रखने वाले लोग अपने कनेक्शन घटाएंगे, और इसका असर दिखा भी। पिछले साल नवंबर के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फोन की टेली डेंसिटी 59% के ऊपर हुआ करती थी, जो इस साल सितंबर में घटकर 58% के नीचे आ चुकी है। टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से मोबाइल दरों में बढ़ोतरी का एक और संकेत मिला है। हाल ही में एयरटेल ने हरियाणा और ओडिशा में अपने बेसिक मोबाइल प्लान के दाम 57% बढ़ा दिए हैं। माना जा रहा है कि एयरटेल दूसरे राज्यों में भी दरें बढ़ा सकता है, और दूसरी टेलीकॉम कंपनियां भी एयरटेल की राह पर चल सकती हैं। ऐसा हुआ तो मोबाइल यूजर्स घटने की आशंका और बढ़ जाएगी। ऊपर से महंगाई बढ़ने की वजह से देश में मोबाइल हैंडसेट की सप्लाई में गिरावट देखी जा रही है। रिसर्च फर्म आईडीसी के आंकड़े बताते हैं कि सितंबर तिमाही के दौरान देश में स्मार्टफोन की शिपमेंट 10% घटकर 4.35 करोड़ यूनिट रही है, जो 2019 की सितंबर तिमाही के बाद सबसे कम शिपमेंट है। महंगाई बढ़ने की वजह से टेलीकॉम कंपनियों के सस्ते फोन कम बिक रहे हैं। ऊपर से मोबाइल बनाने में भी कंपनियों की लागत बढ़ गई है। आईडीसी का मानना है कि 2022 के दौरान भारत में स्मार्टफोन की बिक्री में 8 से 9% की गिरावट आएगी, और 2023 में भी स्थिति में सुधार की उम्मीद नहीं है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट।